बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट 2 क्लासेस के अंदर आपसे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात हो गई थी और उसमें हम बात कर रहे थे टोटल रेवेन्यू मेथड पर। और टोटल रेवेन्यू मेथड के ज़रिए हमने अब तक यूनिट इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड को वेरीफाई कर लिया था। हमने कहा जनाब टोटल रेवेन्यू मेथड क्या है। हमने कहा जनाब इस मेथड में हम करते क्या है, टोटल रेवेन्यू को चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज। यानी प्राइस चेंज होने से पहले टोटल रेवेन्यू कितना था, या प्राइस चेंज होने से पहले कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना था, और प्राइस चेंज होने के बाद कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना है। इफ टोटल रेवेन्यू रिमेन्स अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज, अगर टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस तब्दील होने से पहले और प्राइस तब्दील होने के बाद, तो जान लीजिएगा जनाब जिस प्रोडक्ट को आप एनालाइज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या है, यूनिट इलास्टिक है। ये सारी बातें डायग्रामेटिकली फिर उसकी प्रोपोर्शनेट मेथड से वेरिफिकेशन भी करवा दिया आपको, आंसर 1 प्रूफ कर दिया था फार्मूले से। उसके बाद इलास्टिक डिमांड पर आए थे और उस पर हमने बात की थी व्हेन टोटल रेवेन्यू बिहेव्स इनवर्सली विद द प्राइस चेंज। जब टोटल रेवेन्यू प्राइस के साथ इनवर्सली बिहेव करे, इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज प्राइस। तो प्राइस थोड़ा कम करने से आपका टोटल रेवेन्यू पहले से बढ़ जाए, यानी आपने प्राइस कम की, 10 से 8 रुपए की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 से 20 पे चली गई, इसलिए आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 100 से कितने पर, 160 पर। तो फिर याद दिला दो, देखें प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है उसको लॉ ऑफ डिमांड ही कहते हैं। वो अपनी जगह पर रहेगा, वो रिलेशनशिप इनवर्स है, आपको डिमांड कर्व का हर केस में नेगेटिव स्लोप भी दिखाई देगा। यस और हम तो अभी इलास्टिसिटी को समझने के लिए बात कर रहे हैं किस चीज़ की, रेवेन्यू मेथड की। हम प्राइस का ताल्लुक जोड़ रहे हैं किससे, रेवेन्यू मेथड से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सब लोग, लाजमी ऐसा ही है। चलेगी ओके। तो अब बात करनी है इस पर, इन इलास्टिक डिमांड पर। 2 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, अभी स्टार्ट करता हूँ। ओके जनाब, तो अब बात कर रहे हैं हम थर्ड पॉइंट पर, और वो थर्ड पॉइंट हमारे लिए क्या है बेटा, इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, when total revenue behaves directly with price change, when total revenue behaves directly with the price change, it increases with increase in price and decreases with decrease in price। ठीक है जी,
यानी जब टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली बिहेव करे प्राइस चेंज के साथ, प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू में क्या हो, इजाफा हो, प्राइस के कम होने से टोटल रेवेन्यू में क्या है, कमी आए। यानी प्राइस का और टोटल रेवेन्यू का जिस केस में क्या हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, तो फिर ऐसे केस में डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक कहलाएगी। कैसे, जरा देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए। एग्जांपल, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। प्राइस वही 10 रुपए रखी, क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपए 10 यूनिट रखी, और 10 इंटू 10 आंसर क्या हो गया, 100 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद प्राइस क्या कर दी, 10 से 6 कर दी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 यूनिट से क्या कर दी, 12 यूनिट पे ले गए। तो जरा गौर करें, प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड में तो इजाफा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड तो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्राइस 10 से 6 रुपए हुई, क्वांटिटी डिमांडेड 10 यूनिट से क्या हो गई, 12 यूनिट पे चली गई, मतलब क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हुआ है ना। लॉ ऑफ डिमांड तो अब तक इन तीनों केसेस में वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, जवाब दें। लेकिन अब जरा टोटल रेवेन्यू निकालें बेटा आप। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका, 72 हो गया। आपका टोटल रेवेन्यू क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। यस और नो, बताइए। इसका डायग्राम बना लीजिए। 5 यूनिट्स और 10, ये 10 लिए थे हमने। अब गलती क्या है, जहां पे 10 लिया था वहां 12 लिख देना। सॉरी, जहां पे 10 लिखे थे पहले, जब हमने सबसे फर्स्ट डायग्राम बनाया था ना हमने, यहाँ पर हमने 10 यूनिट्स लिखे थे और 10 के बाद 20 लिखे थे। अब गलती क्या है, जहां पे 20 लिखा हुआ है उधर क्या लिख देना, 12 लिख देना, फिर डायग्राम सही नहीं बनेगा आपका। तो फिर आपको इसको ब्रेक करना है ना, ऑब्वियसली। आपको चाहिए कि आप 12 की वैल्यू तलाश कर लें, इसके अंदर स्केलिंग, ये सिर्फ स्केलिंग के लिए लिखा है मैंने। ये इसका हाफ 5 हो जाएगा, ये इसका हाफ 15 हो जाएगा। ठीक है, 11, 12, 13 एंड 14, तो यहाँ हमें 12 चाहिए और 12 यहाँ मिल रहा है हमें। ठीक है, प्राइस, प्राइस 5 और 10, 10 और 5। आप इसकी स्केलिंग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब आप क्या करें, जो भी वैल्यूज आपको चाहिए उनको पिक कर लें। जैसे आपको वैल्यू चाहिए, जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड भी 10 है, तो ये आप इसको ले गए यहाँ से। उसके बाद जब प्राइस क्या हुई, 10 से 6 रुपए हुई, तो आप उसको 6 पे ले आए। और ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 टू क्या हो गई, 12 हो गई।
अच्छा जी, इन पॉइंट्स को मिला दे जरा आप। ठीक है, तो डिमांड कर्व हो गया। अब देखिए डिमांड कर्व जो है, इसको इस शेप को हम बोलते हैं स्टीपर शेप। इससे पहले जो इलास्टिक डिमांड कर्व था वो फ्लैट शेप था, लेटा हुआ था बिल्कुल, मतलब हॉरिजॉन्टल था। ये स्टीपर शेप है, ये नियर टू वर्टिकल है, ये वर्टिकल से ज्यादा करीब है, ये स्टीपर शेप है इसका। ठीक है जी। और अगर आप इसको शेड कर देते हैं तो मतलब ये आपका जो है वो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए, तो प्राइस कम होने की वजह से जो रेवेन्यू में कमी आ रही है वो बहुत ज्यादा है, और क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जो रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है वो बहुत कम है। लिहाजा प्राइस कम होने की वजह से जो रेवेन्यू में कमी आई है वो कंपनसेट ना हो सकी क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने से। यस और नो, जवाब दें। सही है। रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आपका। अब अगर आप चाहें तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके फॉर वेरिफिकेशन। अगर वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो लेस देन 1 वेरीफाई हो जाएगा। तो फॉर वेरिफिकेशन, इसका जो वेरिफिकेशन है फिर याद दिला दूं, इसका इस मेथड से कोई ताल्लुक नहीं है। वेरिफिकेशन जिस तरीके से हो रही है उसको हम प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड कहेंगे। बताइए, वेरिफिकेशन को हम प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड कहेंगे? बोलेंगे भाई सब लोग? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू एन माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू एन प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय पी एन माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी एन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2। सेकंड वाले का आंसर आपने वेरीफाई किया था? बताइए, सेकंड वाले का आंसर वेरीफाई किया था ग्रेटर देन 2? सेकंड वाला जो केस था उसका आंसर आपने वेरीफाई किया था? बताइए पहले। क्या आंसर आया था? कैलकुलेट करके क्या आंसर आया था? -3। यस, जबरदस्त। तो माइनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप को शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। और असल में 3 जो है वो क्या है, वो डिग्री है किस चीज की? इलास्टिक डिमांड की। तो 3 डिग्री है जो कि ग्रेटर देन 1 है। माइनस को अलग इंटरप्रेट करना है, डिग्री को अलग इंटरप्रेट करना है। यस और नो, जवाब दें बेटा। चलें। हाँ भाई, अगर बाकी लोगों ने आंसर नहीं निकाला तो बराए मेहरबानी वो आंसर निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, क्यू एन कितना है? 12 है। क्यू नॉट कितना था? 10 था। क्यू एन कितना है? 12 है। क्यू नॉट कितना था? 10 था, डिवाइडेड बाय 2। जवाब दें।
पी एन 6 है, पी नॉट 10 था, 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ट्वेल्व माइनस 10 2 आ गया, 12 + 10 22 आ गया, 22 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या हो गया 11 हो गया। ऐसे ही है, जवाब दें। 6 - 10 आंसर -4 आ गया। उसके बाद 6 + 10 16 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज व्हाट 8 हो गया। यस और नो? अच्छा जनाब, अब चाहें तो उसको क्या कर दें, 2 को डिवाइड करते हैं -4 से, 11 को डिवाइड करते हैं 8 से, लेकिन आप चाहें तो रेसिप्रोकल कर दें इसको, 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 8/-4। अच्छा जी, 2 × 8 2 × 8 आंसर क्या बना 16 बन गया। 11 × 4 आंसर क्या बनेगा -44। वेरीफाई कर दें आंसर, 16/-44 आंसर क्या आता है बताइए, -0.3636, -0.3636। जवाब दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, सही है, << 1 आ गया आंसर। माइनस तो वही शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी के इनवर्स रिलेशनशिप को, लेकिन डिग्री ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो <<1। और डायग्राम जो है वो डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप तो, लेकिन शेप जो है एंगल जो है वो स्टीपर है, और जब भी स्टीपर शेप होगा तो मतलब इलास्टिसिटी <<1 होगी। मतलब इलास्टिसिटी देखें, गौर करें, इलास्टिसिटी चेंज हो रही है डिमांड कर्व का एंगल तब्दील होने से, स्लोप तो नेगेटिव रहेगा। समझे बात को या नहीं? जवाब दें बेटा। बताइए। अब सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है कि आप दो जो आपके पास जो एक्सट्रीम केसेस हैं, या दो हाइपोथेटिकल केसेस हैं, या दो इजाफी जो केसेस हैं जो बहुत रेयर सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं, उन पे अगर आप बात करें, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो उसमें आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई है जो आप में से बताए मुझे कि उस सिचुएशन में आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो नंबर 4, पहले बात कर लेते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। E is equals to what 0। हाँ भाई, जवाब दें, कैसे डिफाइन करें इसको? कोई करके आया आप में से बताएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, लेकिन हम सोचें क्या पढ़ रहे हैं, हम तो रेवेन्यू मेथड पढ़ रहे हैं, तो हमें तो रेवेन्यू मेथड के हवाले से इलास्टिसिटी पे बात करनी है ना। अभी क्या हम इस वक्त परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को डिफाइन कर रहे हैं? नहीं, हम इस वक्त जो है वो टोटल रेवेन्यू मेथड के जरिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को डिफाइन करने जा रहे हैं कि प्राइस का रेवेन्यू के साथ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वाले केस में क्या रिलेशनशिप है। तो एग्जामिनर जो सवाल पूछेगा हमें उसके हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। बताइए, बोलिए।
रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। कैसे बेटा, कैसे डिक्रीज हो जाएगा रेवेन्यू, कैसे? हम्माद बेटा, गुड, डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन सवाल है, डायरेक्ट तो यहाँ भी बोलकर आ गए ना, जरा देखिएगा सब लोग, डायरेक्ट बोल सकते हैं तो, लेकिन when total revenue behaves directly with price change, तो डायरेक्ट तो यहाँ भी बोल के आ चुके हैं, तो फिर आप इनइलास्टिक डिमांड में और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में कैसे फर्क करेंगे? एक मिनट जरा रुकिएगा जरा। जी बेटा बताइए। हाँ बताइए बेटा। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। नहीं बेटा, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट किसने बोला कांस्टेंट है? ये तो गलत बात हो गई। तवज्जो कीजिए, अब सुनिएगा जरा तवज्जो से, सब लोग सुनेंगे। when total revenue behaves directly with a when total revenue behaves directly in same proportion, in same proportion as there is change in price। यानी जब टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली बिहेव तो करे, लेकिन टोटल रेवेन्यू उतने ही परसेंटेज से चेंज हो जितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आया। when total revenue behaves directly in the same proportion as there is change in price, यानी इससे पहले हमने जब इनलास्टिक बोला था तो वहां पर प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ रहा था ना, तो टोटल रेवेन्यू के बढ़ने या कम होने की वजह प्राइस भी थी और क्वांटिटी डिमांडेड भी थी कुछ हद तक। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि टोटल रेवेन्यू यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है, फिक्स है, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइस है। हम क्या बोलेंगे इन दिस केस, टोटल रेवेन्यू only changes due to change in price, because quantity demanded remains unchanged। देखिए जरा सब लोग एग्जाम्पल, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू।
अब देखिए, प्राइस 10 रुपए पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट्स, रेवेन्यू कितना आ गया 100 आ गया। प्राइस 10 से क्या हो गई 5 हो गई, क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स अनचेंज, रेवेन्यू बिकम्स व्हाट 50। जब आप देखें, अब बताइए सब लोग, आप देखें ऊपर वाली लाइन वेरीफाई करें, प्राइस कम हुई रेवेन्यू भी कम हो गया, ये प्रूव हुआ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इससे प्रूव हुआ डिमांड इनइलास्टिक है। लेकिन एक और चीज प्रूव कर रही है कि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो क्या है, प्राइस आधी हो गई रेवेन्यू भी आधा हो गया, प्राइस डबल कर दो रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा। तो जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हो रही है, एग्जैक्टली उतने ही परसेंटेज से रेवेन्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ना सिर्फ प्राइस का और रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बल्कि जितने परसेंटेज से प्राइस में कमी आ रही है, एग्जैक्टली उतने ही परसेंटेज से टोटल रेवेन्यू में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और अगर प्राइस हाफ हो गई तो रेवेन्यू हाफ हो गया, अगर प्राइस को डबल कर दें 10 से 20 कर दो, रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कुछ समझे बात या नहीं, जवाब दीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। अब क्वांटिटी डिमांड फिक्स कर दें, यहाँ पर 10 कर दें, और यहाँ प्राइस 5, यहाँ प्राइस 10, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए भाई। उसको आप डिमांड कर बोल दें, और परपेंडिकुलर ले आए यहाँ से यहाँ पर, ठीक है जी, जवाब दें। तो जब प्राइस क्या हुई बेटा, 10 से 5 हो गई, तो आपका रेवेन्यू का इतना पीस जो है वो अब मौजूद नहीं है आपके पास। तो रेवेन्यू पहले क्या था, इतना था, 0 से 10, 10 से ए से 10, ये रेक्टेंगल पहले रेवेन्यू था। लेकिन जब प्राइस 10 से क्या हुई 5 हुई, तो रेक्टेंगल छोटा हो गया, अब ये रेक्टेंगल आपका टोटल रेवेन्यू है बस। और जो शेडेड एरिया है वो आपके रेवेन्यू में शामिल नहीं है। अगर प्राइस डिक्रीज होगी, हाँ, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो पहला रेवेन्यू इतना था, और प्राइस इंक्रीज होने से रेवेन्यू अब इतना हो गया, तो ये शेडेड एरिया अब आपके रेवेन्यू में क्या हो गया, शामिल हो गया। ये शेडेड एरिया चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में तब्दीली आने की वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइस है। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्वांटिटी की वजह से रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। यस और नो, जवाब दे बेटा। तो बड़ी सिंपल सी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं आपके साथ, कोई डिटेल उतनी बात नहीं कर रहा, मतलब यानी कि पिछली क्लास में इसकी बेस बन गई थी। बाकी अगर आपने स्टडी टेक्स्ट पढ़ा हो तो आपको आसान लग रहा होगा। कुछ जो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस होंगे या कोई बात रह गई होगी, इंशाल्लाह वो ये सब कुछ देखकर कवर हो जाएगी। अब चाहें तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले से क्या कर लें, वेरीफाई कर लें आंसर, या आंसर जीरो प्रूव हो जाएगा। क्यू एन माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू एन प्लस क्यू नॉट
डिवाइडेड बाय 2। पी एन माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी एन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2। जवाब दें बेटा। ठीक है जी, क्यू एन माइनस क्यू नॉट। बताइए क्यू एन माइनस क्यू नॉट। क्यू एन बी 10 है, क्यू नॉट भी 10 है, तो 10 माइनस 10 तो वैसे ही आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया। 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आंसर 10 हो गया। इसको सॉल्व कर लें। पी एन 10, पी एन सॉरी 5 है, 5 माइनस 10, 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। जवाब दें। 10 माइनस 10 0 हो गया आंसर। 10 प्लस 10 20 हो गया। 20 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या हो गया, 10 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद 5 माइनस 10 माइनस का 5 हो गया, और 5 प्लस 10 15 डिवाइड बाय 2 7.5 हो गया। उसके बाद आपके सामने है 0 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 अपॉन 5। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7.5 आंसर इज 0। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 50। 0 divided by any number answer is what, 0। ठीक है, ये आपके सामने आंसर आ गया। इलास्टिसिटी 0 प्रूव हो गया आपके सामने। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला केस हमारे पास क्या है, अगला केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नंबर 5, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। E is equals to infinity। जवाब दें बेटा। अब बताइए क्या करें आप। इन्वर्सनशिप कैसे, प्राइस चेंज होने से, प्राइस तो चेंज नहीं हो रही यहाँ पर, तो इन्वर्सनशिप कैसे हुआ। बोलिए बेटा, तो कैसे डिफाइन करें इसको यहाँ पर।
इसको डिफाइन करेंगे व्हेन टोटल रेवेन्यू changes without change in price. जब टोटल रेवेन्यू तब्दील हो जाए बगैर प्राइस चेंज के, प्राइस तब्दील हुए बगैर, तो पहले मेन लाइन लिख दें इसके ऊपर, व्हेन टोटल रेवेन्यू चेंजेस विदाउट चेंज इन प्राइस. It changes in the it changes directly in the same proportion as there is change in quantity demanded. रेवेन्यू उसी परसेंटेज से चेंज होगा जितने परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा. एग्जाम्पल लेके बात समझते हैं. प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर. प्राइस रखी आपने कितनी 5, ठीक है जी. क्वांटिटी आपने कितनी रखी 10. 5 इंटू 10 आंसर क्या होगा 50 हो गया. प्राइस वही रही, क्वांटिटी 20 कर दी, रेवेन्यू कितना हो गया 100 हो गया. जवाब दे बेटा. डायग्रामेटिकली देख लें इस चीज को. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें जरा, तो इसको अगर आप प्लॉट करते हैं तो प्राइस ये 5 है, ये क्वांटिटी 10 है और ये क्वांटिटी 20 थी. डिमांड कब ड्रॉ कर दो कि क्या बनेगा आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और परपेंडिकुलर्स निकाल कि जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट से, प्राइस 5 पे क्वांटिटी डिमांड 20 यूनिट हो जाएगी. और जो भी चेंज आएगा वो क्वांटिटी की वजह से आएगा. जवाब दें. आंसर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड. रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें. बात समझ में आती है आप लोगों को या नहीं? जवाब दीजिए बेटा. वर्कआउट कर लीजिए इसकी भी इलास्टिसिटी. वेरिफिकेशन.
वेरिफिकेशन कर लीजिए इसकी। क्यू एन माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू एन प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2। पी एन माइनस पी नॉट पी एन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, वर्कआउट करें जरा। अच्छा देखना जरा इसको वर्कआउट करने कोई जल्दी से। क्यू एन क्वांटिटी 10 है, उसके बाद उससे पहले क्या थी 5 थी। जवाब दें। सॉरी 10 और 20 या क्यू एन 20 है। 20 minus 10, 20 plus 10 divided by what? 2। पी एन प्राइस पहले भी 5 थी, अब भी 5 है। ठीक है जी। 5 plus 5 divided by 2। 20 minus 10, answer is what? 10। 20 plus 10, 30 divided by 2, answer is what? 15। 5 minus 5, answer is 0। 5 plus 5, 10, 10 divided by 2, answer is what? 7.5। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स करें। डिवाइड का साइन आएगा। अच्छा अगर इसको आप रेसिप्रोकल कर दे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 डिवाइड बाय 0। तो 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 से तो आंसर क्या बनेगा? 75। 15 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे, आंसर क्या बनेगा? 0। और 75 डिवाइड बाय 0, आंसर इज व्हाट? इन्फिनिटी। ये आपका आंसर इन्फिनिटी वेरीफाई हो गया। आप बता दीजिए भाई सब लोग, बोलिए। तो ये पांचों केसेस आपके सामने आ गए हैं बेटा, विद रेफरेंस टू व्हाट? टोटल रेवेन्यू मेथड। यस और नो बोलिए। ऐसे ही है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक रह गया इसमें वो क्या है? वो है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, और उसमें इंपॉर्टेंट एरिया है पॉइंट इलास्टिक डिमांड। जरा उसको आप सिलेक्ट से पढ़िएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अगली क्लास या उससे अगली क्लास के अंदर ये हमारा चैप्टर ये वाला क्लोज हो जाएगा। फिर हम मेन चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वो निकल गया तो यकीन करें इकोनॉमिक्स हमारे सर पे से गुजर गई, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करना को मुश्किल बात ही नहीं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो भी टाइम स्पेंड किया वो बेसिक बनाने में स्पेंड किया है, ठीक है। और आपके सामने तो आगे जो चीजें हैं वो आपके सामने बहुत जल्दी कवर होनी है। अब मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका एएफसी का एग्जाम भी है, लेकिन बहरहाल आपको मेहनत बहुत करने की जरूरत है। अच्छा जी, अब मेरे पास सवाल है ज्योमेट्रिक मेथड कौन सा है? ये प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड जब पढ़ेंगे उसी में कवर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मेथड उसी में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये ज्योमेट्रिक मेथड जो है ये प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।